हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक हिंदी में आर्टिकल है यामिनी अय्यर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में, उनके द्वारा एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर में। उसमें वो कह रही हैं कि आर्थिक गैर बराबरी भी जो है वो बीमारी है। सीरियसली जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस है ये भी किसी डिजीज से कम नहीं है, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए, और पूरे विश्व के लिए भी। आज राज्य सरकारों की आर्थिक मदद बढ़ाना, जन वितरणी प्रणाली का विस्तार और मनरेगा का लगातार जारी रखना और उसके बजट को बढ़ाना जरूरी है। 100%। जब तक ये आर्थिक डिफरेंसेस नहीं हटाएगा किसी कंट्री का प्रोग्रेस ढंग से नहीं होगा, और जीडीपी भी श्योरली इससे बहुत अफेक्टेड होता है। सिर्फ आपके देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इसको कम करना वही बात है, शुरुआत से पर्पस रहा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में किसी भी तरीके से इस चीज़ को कम करना एकदम एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि वरना आप जानते हैं कि डिफरेंसेस कितना बढ़ जाता है और फाइनली उसका जो है आपके जीडीपी पे इफेक्ट पड़ता है, और आपका कंट्री का प्रोग्रेस आप इस पे पॉसिबल ही नहीं है जब तक इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपको कम ना करें, क्योंकि हमको हर किसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए इकोनॉमी में। पिछले साल मार्च से जब पूर्ण लॉकडाउन लगाकर और आजीविका पर होने वाले इसके नुकसान के आंख मूंदते मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, तब वे गांव की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। घर वापसी की उनकी वो लंबी यात्रा पहली लहर में मिली पीड़ा और कठिनाई का प्रतीक थी। एक साल बाद आज हम जनमानस प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य सेवा और विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के भी परेशान होने की तस्वीर हावी है। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य संकट ने आजीविका के संकट को मानो गायब कर दिया है, जिसका भारत सामना कर रहा है। इससे वे आवाज़ें भी मंद पड़ गई हैं जो एक साल पहले अपने अधिकारी के लिए मुखर थी। और इस बात का पैमाना है कि राष्ट्र किस आसानी से अपने लोगों को छोड़ देता है। दूसरी हमें आजीविका के आसन संकट को समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और लोगों को दी जा रही राहत अब भी नाकाफ़ी है। नतीजन देश की वंचित और गरीब तबका अपने मृत परिजनों का सम्मानजनक अंतिम विवाह भी नहीं कर पा रहा। आप समझ सकते हैं इस कोरोना में कितना बुरा सिचुएशन है। तो इकोनॉमिक जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो भी लोग जो कि डेली बेसिस पे डिपेंडेंट है, उनके पास तो कोई सोर्स नहीं है। तो जो डिफरेंसेस पहले था वो भी एग्रेवेट होने वाला, और गवर्नमेंट आपको बस खाने और जिंदा ने में देबल है, मतलब आपके ढंग की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, बस आप जी सकते हैं किसी तरह, मर नहीं रहे, बस इतना ही है। नेचुरल सा बात है कि जब सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो डिफरेंस तो और एग्रेवेट होगा ही। और समझ रहे हैं कि देश का प्रोग्रेस कितना आगे, कितने समय तक के लिए नुकसान वाले पोजीशन में रहने वाला है। दूसरी लहर ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जो कोविड-19 के कारण ढांचागत असमानता के गहराने के संकेत दे रही है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में देश के कामकाजी वर्गों की स्थिति का जायजा लेते हुए द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि 2020 में देश के अधिकांश श्रमिकों की आमदनी में तेज गिरावट दिखी है। नेचुरल गरीब परिवारों की कुल आमदनी में ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी। अंतिम पायदान के 10% घरों में 27% कम पैसे आए हैं। लास्ट के 10% जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 27% लेस इनकम आ रहा है। गरीबों की आमदनी कम होने से उपभोग पर खास सिंपल सी बात है, जब सर्विस जॉब मतलब पैसा ही नहीं है तो कंजप्शन क्या होगा, आप समझ सकते हैं। हंगर वॉच नामक संस्था बताती है कि तो अक्टूबर 2020 में उसने जो सर्वे किया तो उसे भाग लेने वाले हर 3 में से एक ने कभी न कभी या अक्सर एक समय भूखे रहने की बात की थी। और 71% परिवार में भोजन पोषक होते कटौती की बात मानी। तो सोचिए आपके न्यूट्रिशन वैल्यू में कितना फर्क पड़ रहा है। और जब न्यूट्रिशन वैल्यू में फर्क पड़ेगा तो सिंपल से आपके हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, और जब हेल्थ पे फर्क पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। और जब वर्किंग एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कहाँ जाने वाला है, देश की प्रोडक्शन एबिलिटीज़ कहाँ जाने वाली है, आप समझ सकते हैं। लॉकडाउन के बाद आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक गड़बड़ी को बेपर्दा कर दिया है। सही बात है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स था वो बिल्कुल क्लियर हो गए, जिससे भारत पिछले साल निपटने में विफल रहा था। अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी के मुताबिक औपचारिक अर्थव्यवस्था में यह दिखा है कि महामारी के दौरान सूचीबद्ध कंपनियां छोटी व असंगठित इकाइयों की कीमत पर फायदे कमा रही हैं, जबकि प्रतिकूल हालात में देश के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार छोटी व असंगठित इकाइयां देती हैं। इस बेरोजगारी बढ़ाते आर्थिक सुधार के कारण संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मी असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजबूर हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के आंकड़ों के आधार पर द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट में बताया गया है पिछले साल भारत के संगठित वेतनभोगियों में से लगभग आधे असंगठित क्षेत्र में चले गए। उनका या तो खुद का काम शुरू किया 30%, निविदा पर काम करना शुरू किया 10%, या फिर वे बिना सामाजिक सुरक्षा वाले रोजगार में जुड़ गए 9%। दिक्कत यह है कि सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए कोई खास जतन नहीं किया। सीमित आर्थिक प्रोत्साहन और आर्य समर्थन की कमी ने देश में असमानता की और गहरा कर दिया है। हालांकि भूख और भुखमरी के खिलाफ सरकार ने कुछ मदद जरूर की। दूसरी लहर अपने साथ तमाम तरह की चुनौतियां लेकर आया है जो समानता को और बढ़ाएगी। इसके पहले वे चूंकि केंद्र ने कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, इसलिए राज्य सरकार अब अपनी तो योजनाएं बना रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि राज्य भर लॉकडाउन की खिचड़ी बन गई है, और वंचित तबकों को आर्थिक राहत देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों पर आ गई। लोगों को राहत पहुंचाने, आर्थिक मदद करने जैसे काम सैद्धांतिक और राज्य सरकारों के हवाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर कई तरह के आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। मगर अब जब राज्य को टीकाकरण, स्वास्थ्य ढांचा और राहत के लिए आर्थिक बोझ खुद उठाने को कहा जा रहा है, तब गरीबों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल पाना मुश्किल जान पड़ता है। इसके अभाव इसका गरीब राज्यों में राहत के उपाय शायद ही प्रभाव चढ़ सके। 100%। जब आप स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी वैक्सीनेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के दी, उनके पास पैसा कैसे आएगा? तो जब पैसा नहीं आएगा तो वो कितना गरीब जनता के लिए इन्वॉल्व करेंगे, आप समझ सकते हैं। दूसरी वजह
राज्य सरकारें साल 2020 के महत्वपूर्ण सबक सिखाने में विफल रही। केंद्र द्वारा घोषित एकमात्र राहत उपाय और जिसे राज्यों के सहयोग से पूरा किया गया वह था जन वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न बांटना। हालांकि प्रवासी मजदूरों को इससे दूर रखा गया, जिसके कारण आखिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ा कि राज्य सरकारें खाद्यान्न बंटवारे को आपसी अपनी योजना का विस्तार कर उसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल करें। 100% प्रवासी मजदूर है वो कहाँ जाएंगे। मगर आज भी कागजी कार्रवाई को लेकर नौकरशाही, मनोग्रंथि और अस्थायी राशन कार्ड बांटने में हीला हवाली खाद्यान्न तक आसान पहुंच की राह में बाधा बनी हुई है। आखिरी कारण पिछले साल के विपरीत इस वर्ष कोरोना ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। साल 2020 में श्रमिकों ने संकट से बचने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खासा भरोसा किया था और अर्थव्यवस्था ग्रामीण मांग पर निर्भर था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। CMII के आंकड़े बताते हैं कि मई में ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बढ़ी है और मनरेगा के लिए जितनी मांग हो रही है आपूर्ति उससे बहुत कम है। साफ है, आजीविका का संकट स्पष्ट और विकट है। बहरहाल खबरें हैं कि केंद्र आर्थिक पैकेज देने के बारे में सोच रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजकोषीय घाटा और खौफ खाए बाजार पर इसके असर को लेकर चिंता है। फिर भी सरकार जितनी देर से कदम उठाएगी मांग पैदा होने से उतना ही वक्त लगेगा। लिहाजा हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जो जग जाहिर है। राज्य सरकारों को आर्थिक मदद को बढ़ाना, जन वितरण प्रणाली का विस्तार करना और मनरेगा को लगातार जारी रखते हुए इसके बजट को बनाना आवश्यक है। सरकार को उदार रुख अभी भारतीय व्यवस्था के लिए जरूरी है, यदि नागरिक के लिए नहीं तो कम से कम बाजार के लिए ये वो तत्काल कदम उठाए।